बहुत बहुत स्वागत है। और अब हम चर्चा करेंगे जो एक अहम सवाल खड़ा हो रहा है कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने पहले चुनौती दिया और फिर प्रधानमंत्री के भाषण के बाद जो उन्होंने भाषण दिया, इसका मतलब क्या है। लेकिन पहले आपको हम दिखाते हैं प्रधानमंत्री और मोदी के भाषण के वो अंश। पहली यूपीए सरकार सत्ता में आई थी, तब से लेकर आज तक हमने एक प्रगतिशील और आधुनिक भारत बनाने के लिए लगन और ईमानदारी से काम किया है। जब भ्रष्टाचार की बात होती थी तो पुराने जमाने जो बातें होते होते कैसे बदलाव आया है। जैसे हिंदी फिल्मों में, टीवी सीरियलों में नए नए प्रकार की सीरियल आती है, वैसे भ्रष्टाचार को उद्घोषित करने वाली पुराने जमाने में हर लोगों की जुबान पर एक सीरियल चलती थी और शब्द प्रयोग होता था भाई भतीजावाद। भ्रष्टाचार के मूल में भाई भतीजावाद, ये सीरियल के शब्द हुआ करते थे। दिन बीते बीते उसमें थोड़ा बदलाव आया और नवी सीरियल आई मामा भांजा की। मामा भांजे की सीरियल आई भ्रष्टाचार में। और अब आगे बढ़ते बढ़ते सास बहू और दामाद की सीरियल शुरू हुई। और इसलिए भाइयों, ये भ्रष्टाचार का खेल चल रहा है। उस खेल के संबंध में राष्ट्रपति जी ने जो चिंता जताई है, प्रधानमंत्री की हवाल किरे से आज देश सुनना चाहता था। नरसिम्हा राव जी के नेतृत्व में एक बहुत बड़े आर्थिक संकट का सामना बखूबी किया और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए आर्थिक सुधारों को अपनाया। उस समय इन सुधारों का कई राजनीतिक दलों ने विरोध किया, लेकिन ये सुधार राष्ट्र हित में थे और इसीलिए बाद में आने वाली सभी सरकारों ने उनको जारी रखा। पिछले 9 सालों में हमारी अर्थव्यवस्था में औसतन 7.9% सालाना की बढ़ोतरी हुई है। विकास की ये रफ्तार अब तक किसी भी दशक में हुई प्रगति से कहीं ज्यादा है। देश की आर्थिक स्थिति में भी नरसिम्हा राव के समय का जिक्र किया, लेकिन क्या प्रधानमंत्री जी, आज रुपया जिस प्रकार से गिर रहा है, रुपया की कीमत तबाही के कगार पर आके खड़ी है, इसके लिए कौन जिम्मेवार है। मान लो आज के अवसर पर जिम्मेवारी तय न भी करें, लेकिन कम से कम देश को आप बताते कि रुपया ताकतवर कैसे बनेगा, कौन से आर्थिक कदम उठाए जाएंगे। इसके बजाय आपने क्या कहा कि वैश्विक मंदी का दौर है और वैश्विक मंदी का दौर है इसलिए हिंदुस्तान भी उसे अछूता नहीं रह सकता। प्रधानमंत्री जी, हिंदुस्तान का कोई राज्य अगर प्रगति न कर पाए, उसको किसी क्षेत्र में रुकावट हो, संकट हो, आगे बढ़ न पाता हो, और वो राज्य अगर कहे कि दिल्ली का संकट हमें भी झेलना पड़ता है, तो आप मानने के लिए तैयार हैं। राज्यों की जैसे हिंदुस्तान की विकास यात्रा में रुकावट वैश्विक मंदी अगर आपको कारण लगता है, तो हिंदुस्तान के राज्यों की विकास की यात्रा के रुकावट में भी आपकी नीतियां जिम्मेवार हैं। 1950 के दशक में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के नेतृत्व में एक लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में भारत ने अपने पहले कदम रखे। 70 के दशक में इंदिरा जी ने हमारे राष्ट्र का आत्मविश्वास बढ़ाया। राजीव गांधी जी ने अगले दशक में तकनीकी और आर्थिक आधुनिकीकरण की प्रक्रिया शुरू की। सभी सरकारों ने किए हुए काम, उसी के कारण देश आज यहां पहुंचा। लेकिन ये बड़े दुख की बात है कि प्रधानमंत्री जी लाल किले पर से अपने भाषण में आप सिर्फ एक परिवार का स्मरण करते हो। क्या अच्छा नहीं होता प्रधानमंत्री जी कि आज आप भारत को एक करने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी याद करते हैं लाल किले से? क्या अच्छा नहीं होता कि देश की एकता का एक सबल संदेश चला जाता? क्या प्रधानमंत्री जी
आप ही के पार्टी के प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री। क्या अच्छा नहीं होता कि आप जब पंडित नेहरू का जिक्र कर रहे थे, इंदिरा जी का जिक्र कर रहे थे, राजीव जी का जिक्र कर रहे थे, कहीं लाल बहादुर शास्त्री का भी जिक्र कर रहे थे। वे भी हमारे देश के प्रधानमंत्री थे। जय जवान जय किसान का नारा दिया। आजादी के बाद भी विदेशों से अन्न मांग करके हमारे देश का पेट भरता था। वो देश को पेट भर अन्न पैदा करने के लिए किसानों को प्रेरित करने का काम श्रद्धेय लाल बहादुर शास्त्री जी ने किया। स्मरण करना चाहिए था। इसमें राजनीति या परिवारवाद नहीं होना चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री जी आपने ऐसा क्यों किया? मैं ये तो समझता हूं कि आप अटल जी को याद न करें, आपकी मर्यादाएं मैं समझता हूं, लेकिन आप लाल बहादुर शास्त्री को याद न करें, ये बात हमारे गले नहीं उतरती है। सरदार पटेल जिन्होंने जीवन भर कांग्रेस के लिए अपना जीवन खपाया था, उनको याद न करें, तब जाकर के दिल को चोट पहुंचती है। फूड सिक्योरिटी कानून बनाने की दिशा में एक ऑर्डिनेंस जारी किया है। फूड सिक्योरिटी बिल अब संसद के सामने है और हमें उम्मीद है कि ये जल्द ही पास हो जाएगा। इस कानून का फ़ायदा हमारे गांव की 75% और शहरों की आधी आबादी को पहुंचेगा। इसके तहत 81 करोड़ भारतीयों को 3 रुपए किलो चावल, 2 रुपए प्रति किलो गेहूँ और 1 रुपया प्रति किलो मोटा अनाज मिल पाएगा। ये दुनिया भर में इस तरह का सबसे बड़ा प्रयास है। फूड सिक्योरिटी बिल की चाक चर्चा कर रहे हो प्रधानमंत्री जी। मैंने आपको चिट्ठी लिखी है, काश अच्छा होता आज देश को आप अपना व्यू पॉइंट समझाते। मैंने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है कि फूड सिक्योरिटी बिल में बहुत कमियां हैं, उसको सुधार करने की आवश्यकता है। हमने बिल का विरोध नहीं किया। गरीब की थाली में रोटी जाए, ये हमारे लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है, लेकिन उसकी जो कमियां हैं, उस कमियों को दूर करने का आपका दायित्व होता है। आप उसकी चर्चा करने को तैयार नहीं हो। गरीब की थाली में रोटी परसने के बजाय दिल्ली की सरकार में बैठे हुए लोग खाली थाली में, गरीब की खाली थाली में नमक छिड़कते जा रहे हैं, एसिड छिड़कते जा रहे हैं। कोई कहता है 5 रुपए में खाना मिल जाता है, कोई कहता है 12 रुपए में खाना मिल जाता है, और इतने विश्वास के साथ बोल रहे हैं कि बस वही घर के बाहर निकलते ही मिल जाएगा। और प्रधानमंत्री जी, हमने आपको सवाल पूछा कि आपके फूड सिक्योरिटी बिल के कारण जो आज हिंदुस्तान के अंदर अंत्योदय अन्न योजना के कारण सबसे गरीबों को जो लाभ मिल रहा है, क्या उसमें कोई नया फायदा होने वाला है? भाइयों बहनों, मैं बताता हूं, आज पूरा हिंदुस्तान, सभी राज्य अपनी तिजोरी से 2 रुपये किलो गेहूं, 3 रुपये किलो चावल सभी राज्यों में गरीबों को देती है, सब सरकारें देती है। तो आपका कानून क्या नया लेते हैं? ये आपने सुना डॉक्टर मनमोहन सिंह लाल किला के प्राचीर से, और गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी बोल रहे थे उनके प्रधानमंत्री के भाषण पे जो उन्होंने हमला बोला। सबसे पहले उपेंद्र जी आपसे जानना चाहते हैं, ये एक नई परंपरा, पहली बार शायद इस तरह का परंपरा। पहले भी प्रधानमंत्री के जो लाल किले के भाषण होते थे, उस पर मीडिया और टिकट टिप्पणी उसमें हुआ करते थे, लेकिन ये ऑर्गेनाइज करके इस फंक्शन के जरिए प्रधानमंत्री के भाषण को, ये तो नई बात है कि चुनौती देकर एक रोज पहले इन्होंने कह दिया कि मेरा भी भाषण होगा, मतलब कह दिया कि हम यहाँ पे भी नजरें रहेंगी, लोग देखेंगे इस भाषण को। तो ये तो पहली बार ऐसा हुआ है, लेकिन आलोचना कोई नई बात नहीं है। आलोचनाएं बहुत पहले भी होती रही है कि प्रधानमंत्री ने ये बात नहीं की। इसके पीछे क्या मकसद है? ये कोई घोषणा हो, ये जो नई बात है, इस नई बात के पीछे क्या कारण है? इस नई बात के पीछे मकसद क्या है, क्या कारण है? अब नई शुरुआत, नई परंपरा क्या? अब ये तो शुरुआत है, तो इसका आप कह सकते हैं कि निजी एजेंडा भी है। अब इनको बीजेपी की तरफ से या एनडीए की तरफ से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में पेश किया जाना है, या इनको ऐसा लगता है, और इनकी पार्टी में अधिकांश लोगों को ऐसा लग रहा है, हालांकि अभी पेश नहीं किए गए। तो ये अभी से अपने को प्रधानमंत्री, पैरेलल प्रधानमंत्री के रूप में या शैडो प्रधानमंत्री के रूप में, आप देखिए जो ब्रिटेन है वहाँ लीडर ऑफ द अपोजिशन को शैडो प्रधानमंत्री कहा जाता है, और सारे जो दूसरे सांसद होते हैं उसमें होता है ये शैडो एजुकेशन मिनिस्टर, ये शैडो
हेल्थ मिनिस्टर, ये शैडो अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर होता है, तो वैसे ही ये शैडो प्राइम मिनिस्टर के रूप में अपने को उन्होंने पेश किया कि वो प्राइम मिनिस्टर है एंड आई एम शैडो प्राइम ये कितना आपको दिख रहा है कि ये कितनी अच्छी परंपरा है? ये हमें लग रहा है कि बहुत, मेरा अपना व्यक्तिगत रूप से मानना है, पता नहीं लोग इसको कैसे ले रहे हैं, ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मेरा अपना मानना है कि ये ठीक नहीं है, इतना दम भी नहीं होना चाहिए, इतना उससे कुछ ज्यादा दम है, घमंड, ये बात आ रही है, तो व्यक्तिगत रूप से मुझे ये ठीक नहीं लगा। जी धर्मानी साहब, देखिए मुझे ये लगता है कि नई शुरुआत के पीछे क्या मुझे नहीं, नई शुरुआत ऐसा है कि जिस प्रकार हमारे देश में मीडिया अब लोकतांत्रिक रूप से हर चीज को कहीं ना कहीं दिखाने का, या कुछ चैनल्स की हम कह सकते हैं कि अपनी अपनी एक किसी ना किसी इशू को लेकर टीआरपी बढ़ाने का रहता है। मैं उसमें ना जाते हुए मैं तो सीधी सीधी बात कहूँगा कि लोकतांत्रिक जो हमारा देश है इसमें पक्ष और विपक्ष, मैंने जैसे बताया कि जब आप लाल किले की प्राचीर से अपने पार्टी के एजेंडे को, अपनी कार्यप्रणाली को जनता पर दिखाना चाह रहे हैं, थोपना चाह रहे हैं, और दूसरा कोई भी, चाहे वो संसद है तब भी आप विपक्ष की नहीं सुन रहे हैं। मोदी भी तो यही कर रहे थे, और वही वो मोदी कर रहे थे। तो दोनों इसलिए कर रहे थे क्योंकि उनको भी एक प्लेटफॉर्म मिला था जहां से आज मीडिया उनको हाईलाइट करने वाला था। और यही बात अगर मनमोहन सिंह जी की हम कहें तो उसमें भी कोई गलत नहीं है। मुझे लगता है कि जो अभी उपेंद्र भाई मुझे ये लगता है कि उपेंद्र भाई जो बात कह रहे हैं उससे मैं सहमत नहीं हूं। उसका कारण यह है कि हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है और इसकी जड़ें बहुत मजबूत होती जा रही हैं। इसलिए अब किसी भी तरह की आवाज को दबाना कम से कम राजनेताओं के लिए संभव नहीं है, क्योंकि अब ये आने वाला जो चुनाव है उससे पहले अब मोदी का मजबूत होना, लोकतंत्र का मजबूत 15 अगस्त से पहले अगली सरकार बनने वाली है, वो किसी की भी बनेगी। उससे पहले इस वर्ष में दोनों पक्षों का, दोनों ऐसे नेताओं का जो दोनों मुख्य दल हैं देश के, उनके नेताओं का मंतव्य जानना, उनकी पॉलिसी जानना, उनकी कार्यप्रणाली जानना इस देश की जनता, इस देश की जनता का हक है। और मीडिया ने उसको बिल्कुल, आपने अपनी राय दी भूपेंद्र जी। हमें अवधेश जी की भी राय इस पे हम लेंगे और प्रदीप टमटा जी का भी, लेकिन उससे पहले हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा।